नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पे। पॉलिटी के लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना शुरू किया था। मौलिक अधिकार के टॉपिक में हम लोगों ने 4 मौलिक अधिकारों को कवर कर लिया था। पहला, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। दूसरा, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एंड चौथा जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 4 हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग 5वें मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो 5वां जो मौलिक अधिकार था, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है। क्या है ये? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, अर्थात राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। अब ये क्या है इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर आर्टिकल 29 आएगा और आर्टिकल 30 आएगा। और इसका याद करने का ट्रिक है मी। हमने आपको पढ़ाया था 14 से लेकर जो है 28 तक ई पाउट, फिर फोलिया, फिर टीसी, फिर पीएमटीआई। ये हमने अभी तक पढ़ लिया था। तो ई से इक्वालिटी, पी से प्रोहिबिशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी, टी से टाइटल। ये तो समानता का। फोलिया का था स्वतंत्रता, फ्रीडम, ऑफेंस, लाइफ, एजुकेशन और अरेस्ट। और ये सोशल के विरुद्ध का टी से ट्रैफिकिंग और सी से चाइल्ड लेबर। और रिलीजियस वाले में था पी से प्रोपोगेशन, एम से मैनेजमेंट, टी से टैक्सेस और आई से इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमने जो है पढ़ लिया था। तो आज हम देखेंगे मी। तो इसके क्या है वो समझते हैं। 29 आर्टिकल जो है वो कहता है अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनके हितों को संरक्षण करने का ये मौलिक अधिकार है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। और आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू ओपन एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अर्थात अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने व उसके मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की आज़ादी होगी। तो क्या है इसको देखते हैं। तो आर्टिकल 29 देखते हैं सबसे पहले। आर्टिकल 29 जो ये अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये अल्पसंख्यक होते क्या हैं। देखिए, जो एक सामान्य सी बात होती है, एक ऐसा जन समुदाय किसी देश के अंदर जिसकी जनसंख्या कम होती है, ऐसा जन समुदाय, अब जाहिर सी बात है वो कल्चरली भी हो सकता है, सांस्कृतिक रूप से हो सकता है, धार्मिक रूप से समुदाय हो सकता है, या जो है भाषाई रूप से हो सकता है। वो किसी रूप में एक समुदाय है जिसकी जनसंख्या उस किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कम है, तो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। सिंपल सी ये परिभाषा है। भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक का कंसेप्ट है, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो माइनॉरिटी का स्टेटस देता है वो 2 आधारों पर देता है। एक रिलीजियस माइनॉरिटी यानी धार्मिक अल्पसंख्यक, और दूसरा लिंगुअल माइनॉरिटी यानी कि भाषाई अल्पसंख्यक। रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक, भारत के अंदर ऐसा धार्मिक समुदाय जिनकी जनसंख्या कम है। जैसे इसमें कौन सी जनसंख्या आती है, इसमें हिंदू को छोड़कर बाकी जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिखिज़म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो जैनिज़्म हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, ये सारे के सारे अल्पसंख्यक कम्युनिटी में यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी में शामिल हैं। क्लियर है? तो इस तरह की जो भी समुदाय हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटी में आएंगे, हिंदू को छोड़कर। अब भाषाई अल्पसंख्यक क्या होते हैं? लिंगुअल माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं? लिंगुअल माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा जन समुदाय जो किसी क्षेत्र में निवास करता है और वो जो भाषा बोलता है उस क्षेत्र की भाषा नहीं, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई यूपी का व्यक्ति तमिलनाडु में है, तो जाहिर सी बात है तमिलनाडु में कौन सी पॉपुलर लैंग्वेज है? तमिल है। और यूपी वाले को तमिल आती हो ठीक है, लेकिन बेसिकली वो उसकी भाषा नहीं है ना, वो उसकी भाषा तो हिंदी है। तो ये हिंदी भाषी जब तमिलनाडु में जाएगा तो वहाँ पर एक तरह से लिंगुअल माइनॉरिटी हो जाएगा। ऐसे जो अलग अलग स्टेट की जो भाषाएं हैं वो दूसरे स्टेट में जाकर क्या हो जाती हैं? माइनॉरिटी हो जाती हैं। तो क्लियर हो रहा है ना। तो 2 तरह के अल्पसंख्यकों की संकल्पना भारतीय संविधान ने दी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ 2। द फर्स्ट वन इज रिलीजियस माइनॉरिटी एंड सेकंड वन इज लिंगुअल माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कितने प्रकार के अल्पसंख्यकों की चर्चा करता है। ऑप्शन में रहेगा 1 केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरा केवल भाषाई अल्पसंख्यक, सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी दोनों। अब बात करते हैं 29 के अंदर क्या ऐसा दिया गया है।
आर्टिकल 29 यानी अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह शैक्षिक संस्था द्वारा एक अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा यानी कि लैंग्वेज, लिपि यानी स्क्रिप्ट और संस्कृति का संरक्षण कर सकता है। आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट of the minorities. A minority community can effectively conserve its language, script और culture by and through an educational institution. अब ये मतलब क्या समझते हैं, ध्यान दीजिए। जो भी अल्पसंख्यक है, चाहे वो भाषाई हो चाहे वो धार्मिक है, उनको ये अधिकार होगा कि वह अपनी भाषा यानी कि लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट क्या होती है, देखो भाषा बोली जाती है और स्क्रिप्ट क्या होती है, लिखी जाती है। जैसे कि हम लोग अगर हिंदी भाषा बोलते हैं और इसको जो लिखते हैं ये देवनागरी लिपि है, और जो इंग्लिश बोलते हैं ये रोमन स्क्रिप्ट है। समझ में आ रहा है? तो स्क्रिप्ट क्या होती है, लिखी जाती है, और भाषा क्या होती है, बोली जाती है। क्लियर हुआ? तो कोई भी जो अल्पसंख्यक समुदाय होगा, चाहे वो लिंगुअल हो चाहे वो रिलीजियस हो, उसको अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट और अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए शिक्षण संस्थान खोलने की आज़ादी है। समझ में आ गया कि वह शिक्षण संस्थान खोल सकता है और उसके अनुसार वह अपनी लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट या अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मदरसा। मदरसे में इस्लामिक पढ़ाई होती है, तो उसके द्वारा क्या होता है, जो इस्लाम की जो लिपि है, उसका जो कल्चर है या उसकी जो भाषा है, वो अपनी भाषा, लिपि और कल्चर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे मिशनरीज होती हैं जो क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे अलग अलग जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं वो भी करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। कैसे? उनको ये विशेष अधिकार दिया गया, एक मौलिक अधिकार है कि वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से वो कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बात बढ़ते हैं। आर्टिकल 30 थोड़ा सा इसको और इनलार्ज करता है इस अधिकार को। कैसे? अनुच्छेद 30 कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई आधार पर अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार है। मतलब द आर्टिकल 30 स्टेट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब वही जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो कोई भी अपनी एक शैक्षणिक संस्था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, जैसे मदरसा। अब उस मदरसा को ओपन करने के अलावा उसके अंदर का जो मैनेजमेंट है, उसको मैनेजमेंट को भी अपने हिसाब से चलाने की आज़ादी है। क्लियर हो रहा है? समझ में आया? यानी कि अगर कोई धार्मिक अल्पसंख्यक है या भाषाई अल्पसंख्यक है, उसने ऐसा कोई इंस्टीट्यूट खोला है, तो उसके इंस्टीट्यूट में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। क्लियर हुआ? सामान्य स्थिति में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये है आर्टिकल 30। तो याद कैसे रखेंगे? 29 को आप याद रखिए एम से। 29 को कैसे याद रखना है आपको? एम से। और 30 को कैसे याद रखना है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। तो ये हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इस तरह से हो गया मी, एम से माइनॉरिटी और ई से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, पूरा जो है हमारे पास ई पाउट, ओहो, ई पाउट, फोलिया, टीसी, पीएमटीआई और मी, ये याद रखिएगा। 14, 15, 16, 17, 18, देखिए ऐसे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, गड़बड़ हो गया। 14, 15, 16, 17, 18, 19, एक मिनट फिर से देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले 14 से लेकर 18 तक। इक्वालिटी 14, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन 15, अपॉर्चुनिटी 16, अनटचेबिलिटी 17 और टाइटल 18। फिर फोलिया 19 से लेकर 22 तक। 19 फ्रीडम, 20 ऑफेंस, 21 लाइफ, 21 ए एजुकेशन और 22 अरेस्ट। फिर उसके बाद टीसी 23, टी से यानी ट्रैफिकिंग और सी से यानी कि चाइल्ड लेबर यानी कि 24। और फिर पीएमटीआई, इसको हमने आज ही देखा था, 25 से लेकर 28 तक। 25 प्रोफेस, 26 मैनेजमेंट और 27 टैक्सेस और 28 से इंस्ट्रक्शंस। तो ये होगा धार्मिक। और उसके बाद मी, एम से माइनॉरिटी 29 और ई से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्लियर हुआ? तो समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा 5वां मौलिक अधिकार, छोटा सा था। अब हम बात करते हैं एक ऐसे मौलिक अधिकार जो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। आर्टिकल 31
आर्टिकल 31 में पहले राइट टू प्रॉपर्टी थी, संपत्ति का अधिकार हर एक नागरिक को दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी 44th अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। अब यहाँ पर ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। क्लियर है? इसको रिपील कर दिया गया। इट्स बीन रिपील्ड, नाउ इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो क्या व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं? बिल्कुल है, संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन वो एक मौलिक अधिकार नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो एक विधिक अधिकार होगा, यानी कानूनी अधिकार होगा, यानी कि लीगल राइट होगा। इट विल बी अ लीगल राइट। फंडामेंटल राइट थोड़ा सा और ज़्यादा उसकी गंभीरता हो जाती है। क्लियर है? तो लीगल राइट कैसे होगा? क्योंकि संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया, 31 से उठाकर कहाँ रख दिया गया है? 300A में। तो इसके अनुसार क्या होगा, अब ये इट इज़ नाउ अ लीगल राइट। तो एग्जाम में मान लीजिए पूछा जाए आपसे संपत्ति का अधिकार है, ऑप्शन में रहेगा नागरिकों का मौलिक अधिकार, ऑप्शन में रहेगा नागरिकों का मौलिक एवं विधिक दोनों अधिकार, ऑप्शन 3 रहेगा केवल विधिक अधिकार, ऑप्शन 4 रहेगा कि ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो क्या होगा सही आंसर? विधिक अधिकार यानी लीगल राइट होगा। और एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया था। तो इट वाज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44 कब हुआ था? 1978 में। कब हुआ था? 1978 में मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने संसद में प्रस्ताव लाया था और इसको पारित करके देखिए एक 42वां संविधान संशोधन और एक 44वां संविधान संशोधन, दोनों के माध्यम से संविधान में बड़े अंतर पर बदलाव किए गए थे। इसलिए इन दोनों को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि अपने आप में इतने प्रोविज़न डाल दिए गए थे जिससे अपने आप में ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, तो दोनों को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये था 31, छोटा सा था, समझ लिया गया। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वाले मौलिक अधिकार, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के आधार पर भी। तो आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार का मतलब क्या होता है? उपचार एक ऐसी अवस्था होती है जब आपको चोट लगती है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ किस प्रकार की चोट लगेगी और किस प्रकार का ट्रीटमेंट होगा, समझिए। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है उसको हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जो एक सिटीज़न है, क्या है? एक सिटीज़न है, नागरिक है, उसको क्या मिला हुआ है? फंडामेंटल राइट मिला है। ठीक है, किसने दिया? संविधान में। और दूसरी तरफ है एक स्टेट। स्टेट का मतलब राष्ट्र या राज्य कोई भी हो सकता है। अब स्टेट की जिम्मेदारी क्या है? संविधान ने स्टेट को जिम्मेदारी दी है कि आप अपने सिटीज़न के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे। क्लियर है? तो होता क्या कभी स्टेट कानून के माध्यम से या आदेशों के माध्यम से किसी तरह से क्या करता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों को वायलेशन कर देता है। वायलेशन का मतलब क्या होता है? उल्लंघन कर देता है। अब मान लीजिए ऐसा कोई कानून बनाया गया या ऐसा कोई आदेश जारी किया गया जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने लगा, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? क्या स्टेट से मुकाबला करेगा? नहीं कर सकता। तो क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा और ये बताएगा कि कैसे स्टेट जो है कानून के माध्यम से या उस आदेश के माध्यम से मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देखेगा। इट विल लुक इनटू दिस मैटर। वो एनालाइज करेगा, चीज़ों को परखेगा। परखने के बाद अगर उसे लगता है कि स्टेट का जो ये एक्ट है या ये जो एक्शन है वो आर्बिट्रेरी है, वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो क्या करेगा? ऐसे किसी भी आदेश के, स्टेट के आदेश को रद्द कर देगा। समझ में आया? तो इससे क्या होगा? जब ये स्टेट का आदेश या कानून रद्द हो जाएगा तो सिटीजन का मौलिक अधिकार फिर से बहाल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आया? तो आर्टिकल 32 क्या करता है? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकार को रक्षा करे। समझ में आया? नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करे। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया? गारंटर हो गया, कस्टोडियन हो गया ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। क्लियर हुआ? जब भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, जब भी नागरिक के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होगा तो कहाँ जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसके फंडामेंटल राइट को इंश्योर करेगा। इतना समझ में आ गया? अब जो लिखा है उसको पढ़ते हैं, अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें लिखा है आर्टिकल 32 कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन यानी लागू होना, प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने की गारंटी देता है। हमने बोला अगर आपका उल्लंघन हो रहा है तो आप जाइए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट।
संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों के रक्षक के रूप में नामित किया गया है। बताया था कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट है, इसलिए आप वहाँ जाओगे। उसके बाद क्या है अगला पॉइंट, इट डील्स विथ, अगला देखते हैं पॉइंट, इट डील्स विथ सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू इशू ऑर्डर और रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, उसे फिर से लागू करने के लिए आदेश जारी कर सकता है, और जो आदेश जारी करता है उसे रिट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिट। एग्जाम में पूछा जा सकता है रिट सुप्रीम कोर्ट कब जारी करता है? कब? जब मौलिक अधिकारों का बहाल करना होता है, जब फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने होते हैं, तब वो रिट जारी करता है। क्लियर है? एक तरह का ये लीगल टर्मिनोलॉजी है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा हो गया? 32, क्योंकि ये बाकी अन्य मौलिक अधिकारों को, चाहे वो संपत्ति का समानता का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो कल्चर का हो, पांचों जो मौलिक अधिकार उन सबको सुरक्षा कौन? अकेले 32 प्रदान करता है। इसलिए 32 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हुआ। इसीलिए अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो जब भी अनुच्छेद पूछा जाएगा तो आर्टिकल 32 आपको आंसर देना है। और अंबेडकर जी के अनुसार इसे वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। एक और है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा गया है प्रियम्बल को। प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा? आर्टिकल 32 को कहा। तो हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हुआ? तो ये था आर्टिकल 32। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे उन मौलिक अधिकारों को फिर से बहाल करता है। तो उसके संबंध में वो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। पहला हैबियस कॉर्पस, जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरा मैंडमस यानी कि परमादेश। तीसरा प्रोहिबिशन अर्थात प्रतिषेध। चौथा सरसरी यानी कि उत्प्रेषण। और लास्ट है क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है, तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के अनुसार। अब ये हैं क्या, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे उसके रिट ज्यूरिडिक्शन यानी कि रिट क्षेत्राधिकार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लेते हैं इसके अंदर होता क्या है थोड़ा थोड़ा। देखिए, हैबियस कॉर्पस जब इशू करता है तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया गया होता है, यानी गैरकानूनी तरीके से बंदी बनाया गया होता है, तो उसकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? आदेश जारी करता है, क्योंकि इसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा मैंडमस तब जारी करता है जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है किसी अधिकारी ने, किसी अथॉरिटी ने अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा उठाया है। मतलब समझ में आ रहा है, अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं किया, तब वो आदेश देता है उस अधिकारी को, ताकि आप जो है चीज़ों को बहाल कर सके। और तीसरा प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन किसके लिए होता है? सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है, लोअर मतलब निचले अदालतों को जारी करता है किसी केस की सुनवाई को रोकने के लिए। और चौथा क्या है? सरसरी उत्प्रेषण। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ही किसको जारी करता है? लोअर कोर्ट को जारी करता है। अगर लोअर कोर्ट किसी केस की सुनवाई कर रहा होता तो वो अपने पास ट्रांसफ़र करने के लिए ये जारी करता है। समझ में आया? तो प्रोहिबिशन प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर का, प्रतिषेध में सुनवाई से रोक लगाएगा और उत्प्रेषण में क्या होगा, केस अपने पास ट्रांसफ़र कर लेगा। और क्यों वारंटो अधिकार परीक्षा क्या होता है? यह सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों को जो है जारी किया जाता है जो अधिकारी अपने दावे का गलत फ़ायदा उठा रहा होता है। समझ में आया? यहाँ पर क्या होता है, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा होता और यहाँ पर गलत काम कर रहा होता है, अपने पोस्ट को जो है सही तरीके से जो है इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, उसका गलत फ़ायदा उठा रहा होता है, तब अधिकार परीक्षा जारी की जाती है। तो ये छोटा छोटा बात है, आगे डिटेल में जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब जो है इसको समझेंगे। क्लियर हुआ? हालांकि हाई कोर्ट भी ये जो 5 प्रकार की रिट है ये हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकती है। क्लियर है? तो आज हमने पढ़ा जो है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट, वो हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, दैट्स